क्रिकेट एक क्रूर खेल हो सकता है। बस वाशिंगटन सुंदर से पूछिए। 1 मिनट आप इंडिया के लिए वनडे में बॉलिंग कर रहे होते हैं और अगले ही पल एक अजीब चोट की वजह से आप टीम से बाहर हो जाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच के लिए टीम में अचानक एक जगह खाली हो गई और सेलेक्टर्स के सामने एक बड़ा फैसला था। एक ऐसे कदम में जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया में हलचल मचा दी, उन्होंने आयुष बडोनी को चुना। लेकिन क्या उनका फैसला सही था? तुरंत ही सोशल मीडिया, एक्सपर्ट पैनल और फैन फोरम एक और नाम से भर गए, नीतीश कुमार रेड्डी। आंध्र के पावरहाउस ऑलराउंडर, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि वह बहुत लंबे समय से अपने बड़े मौके का इंतजार कर रहा है। सेलेक्टर्स ने अपना फैसला ले लिया, लेकिन ये बहस अभी शुरू हुई है। आज हम इसे खत्म करेंगे। हम नंबर्स, खेलने के स्टाइल और इन सब का क्या मतलब है, ये सब समझेंगे ताकि यह पता चल सके कि उस जगह का असली हकदार कौन था। क्या बडोनी का पहला कॉल अप एक शानदार कदम था, या रेड्डी को एक बार फिर गलत तरीके से टीम से बाहर रखा गया? आइए पता लगाते हैं। ये सब ऐसे हुआ। वडोदरा में पहले वनडे के दौरान एक स्पेल के बीच में वाशिंगटन सुंदर को चोट लगी, जिसे साइड स्ट्रेन या उनकी बाईं निचली पसली के एरिया में तेज दर्द बताया गया। यह एक बड़ा झटका था। पूरी हिम्मत दिखाते हुए वो 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और एक रोमांचक चेज में इंडिया को जीत दिलाने में मदद की। लेकिन नुकसान हो चुका था। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें तुरंत सीरीज से बाहर कर दिया, जिससे राजकोट में दूसरे वनडे से ठीक पहले एक ऑलराउंडर के लिए अचानक जगह खाली हो गई। सुंदर की भूमिका बहुत खास है। वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जो किफ़ायती ऑफ स्पिन से एक छोर को संभाल सकते हैं और निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन बना सकते हैं। उन्हें खोने से टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है और मैनेजमेंट को एक ऐसे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी जो उस कमी को पूरा कर सके। ये हमें हमारे दो दावेदारों तक लाता है। एक तरफ वो खिलाड़ी जिसे मौका मिला, आयुष बडोनी। वो दिल्ली के 26 साल के खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ अपने समय के लिए जाने जाते हैं। एक दाएं हाथ के बल्लेबाज और एक काम के ऑफ स्पिनर के तौर पर वह कागज़ों पर एक सीधा साधा हूबहू रिप्लेसमेंट लगते हैं। दूसरे कोने में है चैलेंजर नीतीश कुमार रेड्डी, सनराइजर्स हैदराबाद के 22 साल के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर। रेड्डी बिल्कुल अलग तरह के खिलाड़ी हैं। वो असली रफ्तार, विस्फोटक हिटिंग और एक आक्रामक, निडर रवैया लाते हैं जिसने उन्हें भारत के सबसे रोमांचक युवा टैलेंट में से एक बना दिया है। सेलेक्टर्स ने बडोनी के स्पिन और घरेलू क्रिकेट में उनकी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस को देखा। लेकिन एक ऐसी टीम में जो लगातार हार्दिक पांड्या के नक्शे कदम पर चलने वाले अगले महान तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की तलाश में है, कई लोगों को लगा कि रेड्डी एक बोल्डर, ज़्यादा दूर की सोचने वाला विकल्प थे। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आंकड़ों को देखते हैं। वे पूरी कहानी नहीं बताते, लेकिन वे इस बहस के लिए हमें एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट देते हैं। हम मुख्य फॉर्मेट्स को देखेंगे, लिस्ट ए क्रिकेट से शुरू करते हुए, क्योंकि यह एक वनडे कॉल अप था। 50 ओवर के घरेलू खेल में आयुष बडोनी ने ज़्यादा खेला है। 27 लिस्ट ए मैचों में उन्होंने 36.47 की अच्छी औसत से 693 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। गेंद से भी वो उपयोगी रहे हैं, उन्होंने 18 विकेट लिए हैं। ये एक भरोसेमंद घरेलू खिलाड़ी के भरोसेमंद आंकड़े हैं। नीतीश कुमार रेड्डी का लिस्ट ए करियर उतना लंबा नहीं है, लेकिन ये पोटेंशियल दिखाता है। अपने मैचों में उन्होंने 35 की औसत से 490 रन बनाए हैं। कम मैचों के बावजूद उनका बैटिंग औसत बडोनी के बराबर है, जो दिखाता है कि वो इस फॉर्मेट में काफ़ी काबिल हैं। उन्होंने गेंद से भी अपनी छाप छोड़ी है, 16 विकेट लिए हैं। अब उस स्टेज की बात करते हैं जहां दोनों खिलाड़ियों ने अपना नाम बनाया है, इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल वो जगह है जहां आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को साबित करते हैं, और यहीं पर उनके स्टाइल का अंतर सच में सामने आता है। आयुष बडोनी ने 56 आईपीएल मैचों में 138.56 के अच्छे स्ट्राइक रेट से 963 रन बनाए हैं। 2025 में उनका सबसे हालिया सीजन अब तक का उनका सबसे अच्छा सीजन था, जिसमें उन्होंने 148.2 के शानदार स्ट्राइक रेट से 329 रन बनाए। उन्होंने दिखाया है कि वो एक वैल्यूएबल मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी हो सकते हैं जो पारी को संभाल सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी से रन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्योर गेम चेंजिंग पावर की बात कर रहे हैं, तो आपको नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में बात करनी होगी। वो 2024 के आईपीएल में सामने आए और लगभग 143 के शानदार स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाए। उन्होंने अक्सर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे मुश्किल, सबसे ज़्यादा दबाव वाले ओवरों में ऐसा किया और उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। 28 मैचों में उनका करियर आईपीएल स्ट्राइक रेट 132.88 का बहुत मजबूत है, लेकिन वह जिस तरह से रन बनाते हैं वह आपको उत्साहित करता है। यह ज़बरदस्त क्लीन हिटिंग है जो पलक झपकते ही विपक्षी टीम से गेम छीन सकती है। जबकि बडोनी तेज़ी से रन बना सकते हैं, रेड्डी का गेम पहली ही गेंद से तबाही मचाने के लिए बना है। आंकड़े दो अलग अलग खिलाड़ियों की प्रोफाइल दिखाते हैं।
बडोनी एक अनुभवी घरेलू प्रो हैं जिनका ऑलराउंड गेम स्थिर है। रेड्डी एक हाई इम्पैक्ट विस्फोटक टैलेंट हैं जिनके आईपीएल परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। स्टैट्स एक बात है, लेकिन उनके खेलने के स्टाइल और वे जो भूमिका निभाएंगे उसके बारे में क्या? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। आयुष बडोनी आपके क्लासिक वर्सेटाइल मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। वो एक वर्सेटाइल क्रिकेटर हैं। उनके पास एक सॉलिड टेक्निक है, वो स्ट्राइक को अच्छी तरह से रोटेट कर सकते हैं और उन्होंने अपने गेम में पावर जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है। उनकी ऑफ स्पिन भी कोई बात की बात नहीं है। दिल्ली के हेड कोच सरनदीप सिंह ने बताया कि बडोनी अपनी बॉलिंग पर अथक मेहनत करते हैं, एक शार्प ऑफ ब्रेक, एक कैरम बॉल और एक आर्म बॉल डेवलप कर रहे हैं। वह वाशिंगटन सुंदर के लिए रोल फॉर रोल एकदम सही रिप्लेसमेंट हैं, जो गेंद से कंट्रोल और बल्ले से स्टेबिलिटी देते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी बिल्कुल अलग तरह के खिलाड़ी हैं। वो एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जो भारतीय क्रिकेट में एक दुर्लभ और अनमोल संपत्ति है। वो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं और एक असली तीसरे या चौथे सीमा हो सकते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग ही उन्हें सच में खास बनाती है। रेड्डी एक फिनिशर हैं, सीधे शब्दों में कहें तो वो पारी बनाने के लिए नहीं हैं, वो बॉलिंग अटैक को तहस नहस करने के लिए हैं। हम सभी ने इसे बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज में देखा, जहां उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में मैच जिताने वाली 74 रन की पारी खेली और अहम विकेट लिए। ये दुनिया के मंच पर खुद को पेश करने का उनका तरीका था। यहीं पर आकाश चोपड़ा जैसे एक्सपर्ट्स की राय का इतना महत्व होता है। चोपड़ा रेड्डी के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और अक्सर इस बात पर निराशा जताते रहे हैं कि उन्हें कैसे मैनेज किया गया है। सुंदर की चोट के बाद बदलाव की उम्मीद करते हुए चोपड़ा ने कहा, हम नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने के लिए टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बात कर रहे थे और ऐसा लगता है कि अब वे उन्हें खिलाएंगे। चोपड़ा का मुख्य मुद्दा खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल करना है। उनका तर्क है कि अगर आप रेड्डी को खिला रहे हैं तो आपको उनकी पावर का पूरा इस्तेमाल करने के लिए उन्हें नंबर 6 पर बैटिंग करानी चाहिए, न कि उन्हें 7 या 8 पर छिपाना चाहिए। उनका आइडियल मिडिल ऑर्डर साफ था, 5 पर केएल राहुल, 6 पर रेड्डी और 7 पर रविंद्र जडेजा। यह एक्सपर्ट्स के बीच इस मजबूत विश्वास को दिखाता है कि भारत को अपने अगले महान फिनिशर को तैयार करने की जरूरत है और रेड्डी इस लाइन में सबसे आगे हैं। यहां तक कि पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी बडोनी को बधाई देते हुए इशारा किया कि यह फैसला साफ नहीं था। उन्होंने ट्वीट किया, अगर रियान पराग फिट होते तो वह वाशिंगटन सुंदर के लिए आइडियल रिप्लेसमेंट होते। इससे पता चलता है कि जो लोग इस बारे में जानते थे वे भी अलग अलग तरह के खिलाड़ियों पर विचार कर रहे थे और बडोनी हर किसी के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं थे। तो बात फिलॉसफी पर आ गई। क्या आप वैसे ही खिलाड़ी को चुनते हैं जो टीम का स्ट्रक्चर वैसा ही रखे, या आप उस खिलाड़ी को चुनते हैं जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल हो, जो टीम में एक नया आक्रामक एक्स फैक्टर लाए? सिलेक्टर्स ने सेफ खेला। बहुत सारे फैंस और एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे थे कि वे बोल्ड फैसला लेंगे। हालिया फॉर्म की बात किए बिना आप सिलेक्शन पर बहस नहीं कर सकते। किसी खिलाड़ी के करियर के नंबर भले ही बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर वे अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आइए आयुष बडोनी के इस समय के फॉर्म को देखें। विजय हजारे ट्रॉफी, जो 50 ओवर का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, में उनकी हालिया बैटिंग काफ़ी खराब थी। दिल्ली के लिए 3 पारियों में उन्होंने सिर्फ 1, 12 और 3 नॉट आउट रन बनाए। उन्होंने गेंद से ठीक ठाक प्रदर्शन किया, 4 विकेट लिए, लेकिन उनका मुख्य काम बैटिंग ठीक नहीं चल रहा था। उनका T20 फॉर्म बेहतर था, लेकिन उनका हालिया 50 ओवर का फॉर्म चिंता की बात थी। दूसरी ओर नीतीश कुमार रेड्डी इस बातचीत में इसलिए हैं क्योंकि उनका फॉर्म बहुत अच्छा है। 2024 IPL में उनका शानदार प्रदर्शन अभी भी सबके दिमाग में ताज़ा है। इसी वजह से उन्हें इंटरनेशनल डेब्यू मिला और उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ उस शानदार पारी से तुरंत खुद को साबित किया। सिलेक्टर्स ने उन्हें टॉप टियर इंटरनेशनल गेंदबाजों के खिलाफ सफल होते देखा है। तो निचोड़ क्या है? सिलेक्टर्स के पास एक चॉइस थी, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास सुंदर जैसा ही स्किल सेट हो लेकिन बैट से फॉर्म में न हो, या एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास अलग, ज़्यादा डायनेमिक स्किल सेट हो और जो शानदार फॉर्म में हो। सभी सबूतों को देखते हुए टीम को एक पावर हिटिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत और हालिया प्रदर्शन मेरी पसंद नीतीश कुमार रेड्डी होते। आयुष बडोनी एक अच्छे क्रिकेटर हैं जो निश्चित रूप से इंडियन सेटअप में मौका पाने के हकदार हैं, लेकिन इस समय रेड्डी के लिए तर्क ज़्यादा मजबूत था। भारतीय टीम हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करने के लिए एक और तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के लिए बेताब है। रेड्डी की ज़बरदस्त हिटिंग, मैच जिताने की काबिलियत और हालिया शानदार फॉर्म को देखते हुए उन्हें मौका मिलना चाहिए था। बडोनी एक सेफ, कंजर्वेटिव चॉइस लगते हैं। रेड्डी को चुनना एक बोल्ड, एग्रेसिव कदम होता, ताकि अभी शानदार प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ी को इनाम मिल सके। यह एक स्टेटमेंट देने का मौका था और मुझे लगता है कि यह मौका गंवा दिया गया। लेकिन हाँ, ये सिर्फ मेरी राय है। यह एक ऐसी बहस है जिसमें दोनों तरफ अच्छे तर्क हैं और यही बात क्रिकेट को इतना मज़ेदार बनाती है। आपको क्या लगता है कि सेलेक्टर्स को किसे चुनना चाहिए था?
क्या टीम को बैलेंस रखने के लिए आयुष बडोनी को चुनना सही फैसला था, या नीतीश कुमार रेड्डी की ज़बरदस्त फॉर्म और अनोखी स्किल्स उन्हें बेहतर चॉइस बनाती थी? अपनी पसंद और उसके कारण नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आपको क्रिकेट की ये डीप डाइव बहसें पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा ब्रेकडाउन और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के लिए सही चॉइस कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अभी लिखें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।